जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी, रिपब्लिक लॉ अकेडमी साहिवाल से आपसे मुखातिब हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने क्यूएसओ को शुरू किया हुआ है, क्यूएसओ का आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, आज चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे ऑफ विटनेसेस वाला। इसके जो आर्टिकल है वो है 3 to 17 इसके आर्टिकल्स हैं, बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह जैसे मैं आपको करवाऊंगा इसी तरह इस लेक्चर को अटेंड कीजिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा, फिर देखिएगा आपका जो एग्जाम है वो पास कैसे नहीं होता। आपका लॉग एट, सिविल जज, एडीपीपी, डीडीपीपी के जितने भी एग्जाम है, वन पेपर्स एमसीक्यूज के जो एग्जाम है वो ऐसे चुटकियों में निकल जाएंगे इंशाल्लाह। और इस चैप्टर में मैक्सिमम एमसीक्यूज आते हैं और इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। लॉग एट वालों के लिए ये है कि वो इसमें इस चैप्टर में एमसीक्यूज आते हैं, गौर से ये चैप्टर सुनिएगा, ठीक है इंशाल्लाह। जी आइए शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द कानून शहादत आर्डर कोमा 1984, ये नाम मैं इसलिए पढ़ता हूँ पूरा ताकि आपको याद हो जाए कि कोमे की भी अहमियत होती है लॉ में, इसको बगैर यानी कि अमेंडमेंट के हटाया नहीं जा सकता। चैप्टर नंबर 2 है इसमें ऑफ विटनेसेस वाला, कि गवाह कौन हो सकता है, गवाही कौन दे सकता है, कौन कॉम्पिटेंट है, कौन इनकम्पिटेंट है, कौन कॉम्पिटेंट नहीं है, ये सारे वाले चीजें जो है ना हम इसमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जी आइए आर्टिकल 3 से शुरू करते हैं। आर्टिकल 3 से, आर्टिकल 3 कहता है क्या, हु में टेस्टिफाई, गवाही कौन दे सकता है। हु में टेस्टिफाई, गवाही कौन दे सकता है। ये देखें जी, ये सारी वर्डिंग्स बेयर एक्ट की लिखी हुई है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी हुई ताकि आपको क्लियर कर सकूं अच्छी तरह से। ऑल पर्सन, पहली बात तो ऑल पर्सन आपने ये वर्ड याद रखने हैं कि ऑल पर्सन का जिक्र हुआ, यहाँ पे एवरी पर्सन का जिक्र नहीं हुआ, ऑल पर्सन, ठीक है। एवरी पर्सन का वर्ड इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट, शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई का मतलब ये कि तमाम जो अशखास हैं, तमाम जो अशखास, उनमें चाहे मर्द हो चाहे औरतें हो, वो तमाम के तमाम क्या है, कॉम्पिटेंट है टू टेस्टिफाई, गवाही दे सकते हैं, कॉम्पिटेंट होंगे, उनको वो गवाही दे सकते हैं, वो इनकम्पिटेंट नहीं होंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अनलेस, अनलेस, अनलेस द कोर्ट कंसीडर्स, unless court considers that they are prevented from understanding the questions। हाँ, अगर कोर्ट ये समझती है कि जो उनके सामने क्वेश्चन रखे गए हैं, अंडर जो उनके क्वेश्चन सामने रखे गए हैं, पुट टू देम, जो उनके सामने क्वेश्चन रखे गए हैं, अनलेस द कोर्ट कंसीडर्स, हाँ अगर कोर्ट ये समझती है दैट दे आर प्रिवेंटेड, कि वो प्रिवेंटेड कासर है किस बात से, नहीं समझ सकते किस बात से, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझने से कासर है, पुट टू देम, जो उनको क्वेश्चन किए गए हैं, ठीक है ना। अगर जो उनको क्वेश्चन किया गया है, वैसे तो उसने पहली लाइन में कह दिया कि ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट, कि तमाम पर्सन कॉम्पिटेंट होकर गवाही दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसने कहा है कि अगर कोर्ट ये समझती है कि जो उनके सामने क्वेश्चन रखे गए हैं उनको समझने में वो कासर हैं, मतलब कि वो नहीं समझ सकते, या आगे लिखा हुआ है या, ठीक है, फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर टू दोज क्वेश्चंस, गिविंग रैशनल आंसर टू दोज क्वेश्चंस, या उनके रैशनल आंसर देने से कासर है, या उनके रैशनल आंसर नहीं दे सकते और उनको समझ नहीं सकते, तो फिर क्या है बाय टेंडर ईयर्स। तो वो यहाँ पे बात पहले हम कंप्लीट कर लें कि अगर उसने कहा है कि ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, तमाम अशखास कॉम्पिटेंट होंगे गवाही देने के, लेकिन अगर कोर्ट ये समझती है कि वो कासिर हैं क्या करने से, क्वेश्चन को समझने में और उनका रैशनल आंसर देने में, देन फिर वो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे। असूल यही है, ये असूल जो पहली दो लाइनों में लिख दिया गया ना, कि अगर एक शख्स को सवाल किया गया वो समझ नहीं पा रहा और उसका रैशनल आंसर दे नहीं पा रहा, तो फिर वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा, चाहे वो बड़ी एज का हो चाहे छोटी एज का हो, ठीक है ना, वो टेंडर ईयर्स हो, एक्सट्रीम ओल्ड एज हो, चाहे वो जो भी उसकी हालत हो, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन उसको किया गया वो समझ नहीं पा रहा, उसको जवाब नहीं दे पा रहा, तो वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा। कॉम्पिटेंट वही होगा जो क्वेश्चन को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके और उसका रैशनल आंसर दे सके। बात ये क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। आगे उसने कहा है अनलेस बाय टेंडर ईयर्स, टेंडर ईयर्स, अगर वो इतना टेंडर ईयर्स मतलब इतना ही यानी कि बच्चा है कि वो ना क्वेश्चन को समझ पा रहा है ना ही उसका आंसर दे पा रहा है, तो वो भी कॉम्पिटेंट नहीं होगा। एक्सट्रीम ओल्ड एज,
एक्सट्रीम ओल्ड एज, इतना यानी कि वो बुढ़ापे में चला गया है, उससे बोला भी नहीं जा रहा, पहचाना भी नहीं जा रहा, हाथ उसके कांप रहे हैं, बिल्कुल वो उसका झुका हुआ है, तो मतलब कि वो भी क्या है, वो भी इनकम्पिटेंट हो जाएगा। एक्सट्रीम ओल्ड एज। डिजीज, अगर उसको कोई डिजीज है, बीमारी है, जो उसको क्वेश्चन को समझने में और उसका जवाब देने में आड़े आ रही है, तो फिर वो भी बंदा क्या है, इनकम्पिटेंट हो जाएगा। वेदर ऑफ बॉडी और माइंड, चाहे उसको बॉडी की डिजीज हो चाहे माइंड हो, उसको जिस्मानी कोई हो बीमारी हो या उसको मेंटली कोई बीमारी हो, तो वो क्या हो जाएगा, इनकम्पिटेंट हो जाएगा, वो कम्पिटेंट नहीं होगा। लेकिन एक बात जरूर रखिएगा याद, इसमें इनकम्पिटेंट का वर्ड यूज नहीं किया गया, मैं बता दूं, इसमें ये है कम्पिटेंट और शैल नॉट बी कम्पिटेंट, ये चीज, ये फ्रेज यूज किया गया है, ये भी आपने याद रखना है। और एनी अदर काज ऑफ द सेम काइंड, और इसके अलावा भी कोई अगर उसको कोई काज किसी वजह से भी वो और कोई काज है, मसलन उसकी जुबान कटी हुई है, ठीक है ना, मसलन उसकी कान काम नहीं कर रहे, मसलन वो क्या है, वो उसको वो कोई लैंग्वेज नहीं आ रही, मतलब कि वो क्या है, वो इनकम्पिटेंट है, वो इनकम्पिटेंट हो जाएगा, मतलब कि शैल नॉट बी कम्पिटेंट हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई कि मैं बता दूं कि दोबारा इसको मैं रीड कर देता हूँ विद इन 5 सेकंड। ऑल पर्सन शैल बी कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, तमाम शख्स कम्पिटेंट होंगे गवाही देने के, अनलेस द कोर्ट कंसीडर्स, अगर कोर्ट ये कंसीडर करती है दैट दे आर प्रिवेंटेड, कि वो कासिर हैं फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन को समझने में, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन को समझने, पुट टू देम, जो उनको किए गए हैं, आर फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर टू दोज क्वेश्चंस, या उनको क्वेश्चन का जो क्वेश्चन उनको किए गए उनका रैशनल आंसर नहीं दे पा रहे, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, इनकम्पिटेंट हो जाएंगे, शैल नॉट बी कम्पिटेंट, ठीक है ना। लेकिन ऑल पर्सन शैल बी कम्पिटेंट, लेकिन ये कि उसने कंडीशन रख दी कि क्वेश्चन को समझना भी जरूरी है और उनका जवाब देना भी जरूरी है, अगर ये नहीं है तो फिर वो इनकम्पिटेंट है, ठीक है ना। हाँ, टेंडर ईयर्स, इतनी उनकी एज कम है कि वो बच्चा है ना, वो उसको पता है क्या किया जा रहा है, ना वो बोल सकता है, तो वो भी इनकम्पिटेंट हो जाएगा। एक्सट्रीम ओल्ड एज, बहुत बूढ़ा है, डिजीज, वेदर ऑफ बॉडी और माइंड, उसको कोई जिस्मानी है या मेंटली कोई बीमारी है, वो भी इनकम्पिटेंट हो जाएगा। और एनी अदर काज ऑफ द सेम काइंड, या इससे मिलती जुलती कोई भी कोई काज होगी जिसकी वजह से वो कम्पिटेंट क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा होगा या उसका जवाब नहीं दे पा रहा होगा, तो वो इनकम्पिटेंट हो जाएगा, ठीक है। ये बात जनरल जो रूल है वो बता दिया इसमें कि क्वेश्चन को समझना और उसका जवाब देना जरूरी है। अब हम बात करते हैं प्रोवाइडेड दैट, उसने कहा कि अ पर्सन शैल नॉट बी कम्पिटेंट, देखे ना, अ पर्सन शैल नॉट बी कम्पिटेंट, वो कम्पिटेंट नहीं होगा टू टेस्टिफाई, गवाही देने का मतलब कि वो गवाही नहीं, वो विटनेस नहीं बन सकता, वो गवाह नहीं बन सकता। इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड, इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड, अगर उसको सजा हुई है बाय ए कोर्ट ने, किस मामले में, फॉर द परजरी आर गिविंग रैशनल, फॉर परजरी आर गिविंग फॉल्स एविडेंस, उसको झूठ और गिविंग, और उसको क्या है, उसको फॉल्स एविडेंस यानी कि गवाही देने में, फॉल्स गवाही देने में, यानी कि झूठी गवाही देने में उसको सजा हुई हो अदालत से, तो फिर वो ऐसा शख्स क्या होगा, सजा याफ्ता शख्स जो है उसको क्या होगी, वो कम्पिटेंट नहीं होगा, शैल नॉट बी कम्पिटेंट, वो गवाही नहीं दे सकता, वो विटनेस नहीं बन सकता। क्या होगा, अ पर्सन शैल नॉट बी कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, गवाही नहीं दे सकता ऐसा शख्स, इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड, अगर उसको सजा हुई हो बाय अ कोर्ट की तरफ से, फॉर परजरी आर गिविंग फॉल्स एविडेंस, परजरी और फॉल्स एविडेंस देने में अगर उसको सजा हुई है तो वो कम्पिटेंट नहीं होगा। ये आपने बात याद रखनी है, अक्सर इसमें एमसीक्यूज बनता है, ठीक है ना। प्रोवाइडेड फर्दर क्या कह रहा है, ये इसकी प्रोवाइजो मैं आपको करवा रहा हूँ, वह पहले उसका मेन जो उसका आर्टिकल वो करवाया, उसकी प्रोवाइजो है, 3 प्रोवाइजो है, अगली प्रोवाइजो अगले लेक्चर में करवाऊंगा। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ द फर्स्ट प्रोवाइजो, ये जो हमने फर्स्ट प्रोवाइजो पढ़ी है, प्रोवाइजो नंबर 1, वो कह रहा है दैट द प्रोविजंस ऑफ द फर्स्ट प्रोवाइजो ये वाली शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन, उस शख्स पर अप्लाई नहीं होगी, किस पर, अबाउट होम, जिसके बारे में द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, कोर्ट मुतमिन है क्या, किस चीज को लेकर, दैट ही हैज रिपेंटेड, कि वो पछता रहा है, ऐसा शख्स जिसको फॉल्स एविडेंस में और परजरी में उसको सजा हुई हो, लेकिन वो पछताता है, उसने पछताया है अभी, ठीक है ना। एंड देयर आफ्टर, उसके बाद, एंड मेंडेड हिज वेज, और अपने
तौर तरीके दुरुस्त कर लिए हैं, अब वो ऐसा नहीं करेगा। अगर कोर्ट इस बारे में सेटिस्फाइड है तो देन ही शैल बी कॉम्पिटेंट, अदरवाइज नॉट। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है तो देन ही इज इनकम्पिटेंट, अदरवाइज वो कॉम्पिटेंट होगा। ठीक है, मतलब कि अगर उसने फॉल्स एविडेंस में, उसको परजरी में क्या हुई, सजा हो गई है, तो वो क्या हो जाएगा, इनकम्पिटेंट हो जाएगा, शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट, ऐसा विटनेस होगा। लेकिन अगर उसने रिपेंटेड एंड मेंटेड हिज वेज, दुरुस्त कर लिए, अपने तौर तरीके दुरुस्त कर लिए, और कोर्ट को इस बात का यकीन हो गया है, उसने सेटिस्फाइड हो गई है कि हाँ इस बंदा अब दुरुस्त हो चुका है, तो फिर वो कॉम्पिटेंट हो जाएगा, अदरवाइज नॉट। ये था हमारा आर्टिकल 3। इसका आर्टिकल 3 और इसकी मैं प्रोवाइजो मैंने दो जो है ना करवा दी आपको। थर्ड प्रोवाइजो और इसकी इलस्ट्रेशन जो है, एक्सप्लेनेशन, वो अगले लेक्चर में करवाऊंगा। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि आपका जो एमसीक्यूज है लॉ ग्रेड के स्टूडेंट्स के हवाले से बताता हूँ कि कहां कहां से बन सकते हैं। देखें, ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट। देखें, ये शैल बी का जो वर्ड है ना, ये मिस कर सकता है। यहाँ पे मे बी का आपको एमसीक्यूज में दे सकता है। आपने एमसीक्यूज सुना कि इधर क्या आएगा, आपको पता होगा कि आर्टिकल 3 के शुरू में लिखा हुआ है कि ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट, ठीक है ना, तो शैल बी आएगा। कॉम्पिटेंट का वर्ड आएगा, कॉम्पिटेंट का वर्ड आपने याद रखना है। ऑल पर्सन शैल बी इनकॉम्पिटेंट वो लिख सकता है, इनकॉम्पिटेंट खाली जगह छोड़ के नीचे इनकॉम्पिटेंट लिख दे। आपको पता होना चाहिए कि ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट, ठीक है ना। टू टेस्टिफाई, गवाही दे सकते हैं। यहाँ पे भी एमसीक्यूज बन सकता है आपका, यहाँ पे भी एमसीक्यूज बन गया एक, यहाँ पे भी एमसीक्यूज बन गया, ठीक है। अनलेस द कोर्ट कंसीडर्स दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम, यहाँ पे भी आपका एमसीक्यूज बन गया, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे एमसीक्यूज 1 2 3 टेस्टिफाई 3, ये 4 एमसीक्यूज 4 फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। देखें यहाँ पे भी 5 नंबर यहाँ पे एमसीक्यूज बना आपका, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। ये पूरा भी आ सकता है, ये ऐसे फ्रेज पूरा भी आपको आ सकता है खाली जगह में, ठीक है ना। पुट टू देम आर फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर, ये वाला एक भी एमसीक्यूज ये बनना है, रैशनल आंसर वाला भी आपने याद रखना है। तो दोस क्वेश्चंस बाय टेंडेड ईयर्स तो बनेगा ही बनेगा, अगर मैं दूं तो पेपर जरूर दूंगा। एक्सट्रीम ओल्ड एज, यहाँ पे भी आपका एमसीक्यूज बन सकता है, 8 एमसीक्यूज ये आ गया। डिजीज को भी वो खाली छोड़ सकता है। और बॉडी और माइंड आर एनी अदर काज ऑफ द सेम काइंड, यहाँ पे तो आपके 9 एमसीक्यूज बनते हैं। ये 3 लाइनों में आपके 9 एमसीक्यूज बन सकते हैं। मतलब कि आपका लॉ गेट वालों का पेपर इस तरह से आता है कि वो क्या करता है, वो खाली जगह आपकी पूरा आर्टिकल लेता है, उसमें से 1-2 वर्ड मिस कर देता है, बस जो मेन वर्ड होता है, जो उसका जो इंग्रेडिएंट होता है उसको मिस कर देता है, और उसको मिस करके आपको नीचे ऑप्शन दे देता है कि आपने ये क्या करना है, इसमें बताया इसमें क्या आना है। ये कंसेप्चुअल स्टडी तो है, लेकिन इतनी कंसेप्चुअल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ड से फैमिलियर होना चाहिए, आपको बेयर एक्ट्स की रीडिंग आनी चाहिए, बस, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है। आगे क्या है, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट, एक पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट नहीं होगा। मतलब कि इसमें अब मैं एमसीक्यूज बता दूं, शैल नॉट बी, यहाँ पे भी शैल नॉट का वर्ड आ गया। 10 एमसीक्यूज ये हो गया, कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड, यहाँ पे भी एमसीक्यूज, ठीक है, बन गया। और यहाँ पे परजुडिस गिविंग फॉल्स एविडेंस, यहाँ पे 12वां एमसीक्यूज बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 12वां एमसीक्यूज बनेगा, यहाँ पे 13वां एमसीक्यूज बनेगा। फॉल्स एविडेंस, ठीक है ना, 13वां फॉल्स एविडेंस पे भी आ सकता है, परजरी पे भी आ सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजंस ऑफ द फर्स्ट प्रोविजन shall not apply to a person about whom the court is satisfied that he has repented, यहाँ पे भी एमसीक्यूज बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी एमसीक्यू 14वां एमसीक्यू यहाँ पे बन सकता है। thereafter and amended his ways, और उसने अगर अपने तौर तरीके दुरुस्त कर लिए, 15वां एमसीक्यू यहाँ पे बनता है। ले जनाब, आर्टिकल 3 को मैंने डिटेल से पढ़ा भी दिया, इसकी रीडिंग भी कर दी, इसको समझा भी दिया, और ये भी बता दिया कि आपके एमसीक्यूज कहां से बन सकता है। तो आपने अगर इस तरह से इसको पढ़ लिया तो इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट भी क्लियर है, आपको बेयर एक्ट की रीडिंग भी आ गई, और आपके लॉ गेट भी क्लियर है, ठीक है ना। और इसके अलावा जितने भी वन पेपर जो एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यूज टाइप पेपर आते हैं वन पेपर लॉ के, वो भी क्लियर है, ठीक है। अगले लेक्चर में इसका जो रिमेनिंग पार्ट आर्टिकल 3 का रह गया वो मैं क्लियर करता हूँ इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।